साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस बिहार बोर्ड पर। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के चैप्टर 1 इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि काउंट काबर को विक्टोरिया मेमोरियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था, यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेजिनी का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी, काउंट काबर का था। कह रहा है कि जिबेलिन संबंधित है। जिबेलिन किससे संबंधित? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था जर्मनी के एकीकरण। इटली में देख लीजिए मेजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर तीनों था, और जर्मनी में बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो इन दोनों के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में कौन संबंध नहीं? इटली के एकीकरण से कौन संबंध नहीं है? बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण है। कह रहा है 1830 में के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ये संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है यंग युवा यानी यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजिनी ने किया था। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश के लिए साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यह हो जाएगा यूनान के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश का। क्वेश्चन नंबर 20 बोला वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए 2016 में पूछा गया। तो यह हो जाएगा बुर्बो वंश की। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है बिस्मार्क मार्ग निम्न में क्या थे? तो ये कूटनीतिक थे। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए दोस्तों, ये 23 पढ़िए। कह रहा 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देशों के साथ हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि तुर्की के साथ हुई। कह रहा है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध लाल सेना से था। चलिए क्वेश्चन नंबर मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? तो 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो बुर्बो वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। 30 में कह रहा है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो यह हो जाएगा रूस ने। दोस्तों, आपको ये ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में बढ़ते हैं। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान में हुई थी तुर्की की पराजय। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने लिए कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोप में सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, क्योंकि यही यूरोप में ज्ञान विज्ञान का स्रोत रहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नवगुएल्फ आंदोलन हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नवगुएल्फ आंदोलन हुआ था
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था दोस्तों? इसमें हो जाएगा ये ब्रिटेन शामिल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण जागरण से माना जाता है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो यह हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा सार्डिनिया पीटामुंड का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पीटामुंड का शासक विक्टर एमेनुएल था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 39 में कहा किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओ के युद्ध में हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया की पराजय। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा पर्सा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। 42 में कह रहा है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए 43 में कह रहा है कि निम्न में जर्मनी में किस संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका हो जाएगा राइन संघ। क्वेश्चन नंबर 44 में है लाल कुर्ती की टुकड़ी का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा गैरिबाल्डी से। चलिए दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में लेसन 2 के साथ। आप तब तक हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।